गांव का माहौल हमेशा शांत और साधारण था। सुबह किसान खेतों में हल चलाते, बच्चे तालाब के किनारे खेलते और औरतें घर के आंगन में चूल्हे पर रोटियां सेंकतीं। लेकिन जैसे ही सूरज पश्चिम की तरफ ढलने लगता, पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और लालटेन बुझाकर खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। इसका कारण था गांव के बाहर खड़ी लाल हवेली, एक पुरानी इमारत जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां बिना कांच की और दरवाजे जंग लगे कुंडों पर आधे टूटे हुए झूलते रहते। सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव वाले कहते थे, हर रात ठीक आधी रात को हवेली से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है, जैसे उसे किसी ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया हो। गांव के बच्चे जब कभी गलती से हवेली के पास चले जाते तो बड़ों से डांट खाते। बुजुर्ग कहते, उस हवेली में लाल साड़ी वाली औरत घूमती है, जिसने अब तक कई लोगों को निगल लिया है। लेकिन अजय, विक्रम और नेहा तीनों शहर से आए हुए पढ़े लिखे नौजवान थे। वे इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। गांव वालों की चेतावनियां सुनकर उनके भीतर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और बढ़ गई। एक शाम गांव की चौपाल पर जब बूढ़े हरिराम ने हवेली के बारे में विस्तार से बताया, तो अजय हंस पड़ा। चाचा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब आपकी कल्पना है। हरिराम ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा, जो चीज देखी नहीं उस पर हंसना आसान है, लेकिन जब देख लोगे तो हंसी कभी नहीं आएगी। अजय ने उसी समय तय कर लिया कि वह हवेली में जाकर सच जानकर रहेगा। विक्रम और नेहा ने भी उसका साथ देने का वादा किया। तीनों ने तय किया कि अगली रात वे टॉर्च और रस्सी लेकर हवेली के अंदर घुसेंगे। अध्याय 2। पहली रात हवेली में रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। तीनों दोस्त धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा इतना भारी था कि उसे धक्का देने पर भी हिलना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही अजय ने हल्का सा जोर लगाया, दरवाजा अपने आप कर्र कर्र की आवाज करता हुआ खुल गया। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। जाले हर कोने में लटके हुए थे और छत से चमगादड़ उल्टे लटके चीख मार रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटे फर्नीचर, बिखरे बर्तन और दीवारों पर धुंधले खून के धब्बे दिखा रही थी। नेहा ने घबराकर अजय का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी सर्द थी कि दिल की धड़कन रुक जाए। विक्रम ने धीरे से कहा, शायद कोई यहां फंसा हुआ है, चलो देखते हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियों पर धूल इतनी थी कि हर कदम पर चरमराहट होती। बीच में एक टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। अजय ने टॉर्च की रोशनी दर्पण पर डाली तो वह चौंक उठा। उसमें उनका प्रतिबिंब तो दिख रहा था, लेकिन उनके पीछे एक चौथा चेहरा भी था। लंबे बालों वाली एक औरत, लाल साड़ी में लिपटी हुई, जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। अजय ने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही तीनों ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। दरवाजे के पीछे से अब वही औरत की चीख सुनाई दे रही थी, तेज, भयावह और खून जमा देने वाली। नेहा की सांस अटक गई। उसने फुसफुसाकर कहा, ये ये इंसानी चीख नहीं है। तीनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर जो देखा, उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी, जिसकी पहली पन्नी पर खून से लिखा हुआ था, मैंने अपने ही घर में मौत पाई और अब इस हवेली में कोई चैन से नहीं रह पाएगा। मी और सड़ांध भरी गंध फैली हुई थी। टॉर्च की हल्की रोशनी में पुराने लकड़ी के फर्नीचर, दीवारों पर झुलसे हुए दाग और बिखरी चीजें साफ दिख रही थीं। लेकिन तीनों की नजरें सिर्फ उस डायरी पर टिक गई थीं, जो फर्श पर पड़ी थी। उसका चमड़ा फटा हुआ था और कोनों से जैसे किसी ने दांतों से नोच डाला हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पन्नों पर काले अक्षर नहीं, बल्कि सूखे खून से लिखावट दिखाई दे रही थी। अजय ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, हवा का झोंका आया और कमरे की खिड़की जोर से पटक कर बंद हो गई। नेहा डर कर चीख उठी।
अजय ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम राधिका था। मैं इस हवेली के जमींदार की बेटी थी। मेरी शादी के दिन मैंने सुना कि मेरे अपने ही परिजन मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने पिता से मदद मांगी, लेकिन वे भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा निकले। आधी रात मुझे लाल साड़ी पहनाकर इस हवेली के तहखाने में ले जाया गया। वहां मंत्रोच्चार हो रहे थे और फिर मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मेरी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। मैं शांति नहीं, बदला चाहती हूं। ये पढ़ते ही नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर डायरी गिरा दी। तभी कमरे की चारों दीवारों से फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैं अभी भी यहां हूं। मैं देख रही हूं। विक्रम ने टॉर्च घुमाई तो दीवार पर ताजा खून के निशान उभरते नजर आए, जैसे किसी ने अभी अभी उंगलियों से लिखा हो। अचानक टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा और वह भयानक आवाजें थी। और उसी अंधेरे में तीनों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके बेहद पास खड़ी है। तीनों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वे जिस भी रास्ते पर जाते, वहीं से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती। कभी लगता ऊपर से कोई दौड़ रहा है, कभी लगता सीढ़ियों पर कोई उतर रहा है। नेहा अचानक चीख पड़ी। किसी ठंडी, बर्फ जैसी पकड़ ने उसके टखने को कसकर जकड़ लिया था। उसने रोते हुए अजय को पुकारा, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। अजय और विक्रम ने मिलकर उसका हाथ पकड़ा और जोर से खींचा, तब जाकर वह छूट पाई। लेकिन उसके पांव पर नीले निशान उभर आए थे, जैसे लोहे की जंजीरों ने कसकर दबोच लिया हो। तभी हवेली में तेज हवा चलने लगी और ऊपर की मंजिल से किसी औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयावह थी कि पूरा फर्श कांप उठा। घबराकर विक्रम बोला, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। तीनों नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उन्होंने देखा, सीढ़ियों के बीचों बीच वहीं लाल साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसके लंबे बाल फर्श तक फैले हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें खून जैसी लाल। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन को छू भी नहीं रहे थे, लेकिन घूंघरुओं की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। अजय और विक्रम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन औरत ने अचानक इतना जोर से चीख मारी कि खिड़कियों के शीशे चटक कर बिखर गए। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंज रही थी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए।